हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ दी ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर साइंस 1 क्लास 10, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बीच टेक्स्ट बुक के इंटेक्स से आते हैं, जो आपको पता नहीं चलते। वो सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको टेक्स्ट बुक में, मास्टर की में कहीं पर भी मिलने वाली नहीं, जो कि सीधा सीधा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या क्या दिया है, सबसे फर्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये है, इसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इन विच चैप्टर कंडक्टिंग वायर, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब आप पढ़ने वाले हो बस। स्टार्टिंग पेज नो इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डायग्राम बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। तो डायग्राम इज शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फैन के ऊपर जा रहा है तो फैन वर्क कर रहा है, विंड एनर्जी दे रहा है, तो वो इफेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। ये बेल देखो, बेल को जैसे प्रेस करेंगे तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाई देता है कि बेल क्या करने लगता है भाई, तो रिंग करने लगता है। सिमिलरली यहाँ पर भी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज योर एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, एंडिंग का पार्ट। यहाँ पर देखिए व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी। देखो इफ चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम A to B, वर्क AB इज डन ऑन वाइल गोइंग फ्रॉम A to B। A to B जाने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, वर्क कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम, एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, तो ये एनर्जी मिल रहा है कहाँ से, बैटरी। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल। एग्जाम में याद रखना है, पूछेंगे द सोर्स ऑफ एनर्जी, द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द विच द Q2 रेजिस्टेंस। इफ चार्ज Q फ्लो फ्रॉम A to B, वर्क टाइम परफॉर्म ड्यूरिंग दैट टाइम द एनर्जी VQ इज गिवन टू द रेजिस्टर। तो ये एनर्जी किसको दे रहे भाई, तो रेजिस्टर को दे रहे। रेजिस्टर क्या करेगा, एनर्जी को स्टॉप करता है। स्टॉप करके व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी, देखो द एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द रेजिस्टर एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड। रेजिस्टर के पास जाता है, रेजिस्टर तो कुछ काम करने वाला है नहीं, तो वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और स्टोर करेगा मतलब रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई, हीट अप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा, इफ इन द सर्किट द रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय मोटर इन विच फॉर्म विल। अच्छा, अगर मोटर के फॉर्म में रख दिया तो कौन से टाइप का एनर्जी उनको मिलेगा, तो भाई केमिकल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कौन सा एनर्जी भाई, मैकेनिकल एनर्जी। अगर तुम वहाँ पर मोटर रखोगे तो वो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ पर उतना ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, P इज इक्वल टू VI। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और यहाँ पर एक और है, देखो H इज इक्वल टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एग्जाम में पूछा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या रहेगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, where H is nothing but heating, joules law of heat energy. Electrical power, thus the unit of electrical power is 1 watt। एक वॉट का पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या है, 1 वाट। ये इस पेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जब मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँगा तो सबसे पहला तो भाई आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, डायरेक्ट का डायरेक्ट डेफिनेशन पूछते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर याद रखना है, इलेक्ट्रिक कुकर याद रखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब मेकअप यूज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको एग्जाम में पूछेंगे विच अप्लायंसेज या फिर विच इक्विपमेंट मेक यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये तीनों नाम आएंगे। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज। यहाँ पर जो भी रेजिस्टिविटी रहता है वो हाई रहता है, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉइल मेड अप ऑफ एन अलॉय दैट इज नाइक्रोम इज यूज इन इलेक्ट्रिकल heater cooker as a resistor, while tungsten wire is used in electric bulb. Because of this current, the hot wire also radiates heat to certain extent। ये भी मार्क कर लेना। हॉट वायर क्या रेडिएट करता है भाई, हीट रेडिएट करता है, मतलब हीट को बाहर फेंकता है। फेंकना, रेडिएशन का मतलब होता है रिलीज आउट करना। देखते हैं यहाँ से, ये डायग्राम हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम दिखा के पूछ देंगे कि वो ये डायग्राम कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है या फिर कौन से इस पे मैं क्या प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। फिर क्या यूज़ होता है इसका वो पूछेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या पूछेंगे,
1 watt is a very small unit and hence 1 kilowatt is used as a unit to measure electric power. और 1 किलोवाट का वैल्यू कितना है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हो गया ये इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा ये ज़रा याद रखना, बल्ब के अंदर क्या रहता है, वैक्यूम एंड नाइट्रोजन गैस रहता है, ग्लास सपोर्ट रहता है, क्योंकि आपको कभी कभार पूछ लेंगे। सेवरल टाइम वी हर्ड, इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी, दैट इज़ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो भाई द अर्थ इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड ड्यू टू फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, लाइव एंड न्यूट्रल वायर gives away, the two wires comes in contact with each other and a large current flows through it producing heat. If any inflammable heat देगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, exist around it can catch fire, therefore a fuse wire is used as a precautionary measure। ये आपको मार्क करना है, fuse wire आपका क्या रहेगा, precautionary measure। We have learned about fuse wire in the previous standard। as soon as high current flows in the circuit fuse wire melt। तो ये आपको पॉइंट ये भी याद रखनी है, fuse wire का क्या काम है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम किसका डायग्राम है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये तो होम के लिए यूज़ करते हैं और ये बिगर प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पूरा बिल्डिंग का बात करो या फिर इंडस्ट्रीज़ का बात करो तो वहाँ पर फ्यूज़ नहीं काम आता, वहाँ पर क्या काम आता है भाई तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दैट इज़ MCBs काम आते हैं। स्विचेस आर यूज्ड इन होम व्हेन द करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीजेस, दिस स्विच opens and current stops। ये सेंटेंस याद रखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCBs आ रही है, ठीक है इतना ही है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ओवरलोडिंग का क्वेश्चन याद रखना है कि यहाँ से ओवरलोडिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एज अ रिजल्ट एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इनसफिशिएंट इट्स फ्यूज वायर मेल्ट एंड द सप्लाई गेट शट डाउन, सच इवेंट्स ऑकर ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर ये ओवरलोडिंग का पूरा पैटर्न है जिसको आपको याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे, तो ये पैराग्राफ रीड करोगे तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो मैं जो मार्क करवा के दे रहा हूँ वो मार्किंग करने के बाद उसको आपको बार बार रीड आउट करना है, वरना इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स तो ये वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से। अभी ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अब हम जाएंगे। देखो it will be interesting to see electric current and magnetic fields are related to each other। तो एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है whether electric current and magnetic field are related to each other। तो आपका आंसर रहेगा yes true, they are related to each other। अब इसमें क्या बोला था, do you notice any relation between the direction of the current and needle? yes, डायरेक्शन जब ये ऐसा डायरेक्शन है तो नीडल देखो कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और डायरेक्शन जब ऐसा किया अब नीडल का डायरेक्शन देखो, इसका मतलब क्या, as you change the direction of current स्टेटमेंट लिख लेना। क्या बोला देखो, नीचे दिया रहेगा, फिर भी मैं इधर लिख देता देखो, as you change direction ऑफ करंट, फिर इसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल चेंजेस। ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके आजू बाजू में क्या डेवलप हो रहा है भाई तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फोर्स बोलो, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से डेवलप हो रहा है तो बिकॉज ऑफ करंट। इसका मतलब क्या कि करंट किसके जैसा बिहेव करता है तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और जब उसको पर्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तब। देखो व्हाट यू लर्न, द मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द करंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बाय दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ अ मैग्नेट इज मूव्ड एंड केप्ट मूविंग विल वी ऑब्जर्व एनी इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसका आंसर आएगा नो। देख करंट जो है वो तुझे मैग्नेट का इफेक्ट देगा
बट अगर आप मैग्नेट को मूव करोगे और सोच रहे हो मैग्नेट जनरेट करेगा करंट, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वन वे पॉसिबल है। इज इट नॉट एक्साइटिंग, देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसको किसने डिस्कवर किया था? हान क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने। ये क्या बताया था इन्होंने? ही पॉइंटेड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। टुडे एडवांसिंग डेवलप्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस इन ऑर्डर यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म्ड एज, एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, मार्क कर ले, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट क्या रहेगा? तो भाई ऑयस्टेड है। देखो इधर दिया ऑयस्टेड। ये एग्जाम का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इतना मार्किंग कर लीजिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये आयरन फाइलिंग्स का डायग्राम देखिए, आपको एग्जाम में ये आयरन फाइलिंग्स का डायग्राम दिखाएंगे, बोलेंगे कि कैसे अरेंज हुआ है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हुआ है। क्यों अरेंज हुआ है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर। क्यों अरेंज हुआ? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट हुआ? फ्रॉम द करंट। ऐसे किक मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पर मार्किंग करवाता हूँ। अच्छा, कौन सा डायरेक्शन है? द डायरेक्शन ऑफ द करंट शोन इन द सर्किट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो ये मार्क कर लेना। व्हाट चेंजेस आर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट। अगर मैं करंट को इंक्रीज करूँगा तो क्या इंक्रीज होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। देखो इधर दिया, व्हाट डू यू सी व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट लिटिल अवे। नाउ इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक नीडल स्प्रेड आयरन फाइलिंग ऑन द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व द आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ सर्कुलर मैनर अराउंड द वायर। व्हाई डज दिस हैपन? इसका रीजन देखो यहाँ पर दिया, द आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड अलोंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये फर्स्ट सेक्शन। उसके बाद अभी ये पूरा का पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इफ द करंट इज अनचेंज्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड reduces as the distance from the wire increases. Therefore, the concentric circle representing the magnetic lines of force are shown bigger and rarefied as the distance from the wire increases. If the current through the wire is increased, the intensity of the magnetic field increases. ये पूरा का पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम देंगे तो ये डायग्राम पे आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो भाई आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये कभी कभार पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स टाइम इसको पूछा जाता है, जिसको आप बोलते हो राइट हैंड थंब रूल। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे? विच रूल इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर या फिर सिलेंड्रिकल कंडक्टर रहेगा। कंडक्टर का शेप क्या रहता है भाई? सिलेंडर। तो सिलेंड्रिकल शेप में जो आप रूल लगाते हो वो आपका क्या रहता है? राइट हैंड थंब रूल। दिस इज अ कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो ये आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका यूज़ क्या है। उसके साथ साथ ये तो यहाँ तक ये इसका पूरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपने याद किया रहेगा। जब भी याद रखो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो तो स्टेटमेंट्स के साथ ये छोटा सा डायग्राम भी बनाओ, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ऊपर दिखाओ, राइट हैंड दिखाओ, मैग्नेटिक नीडल दिखाओ। थोड़ा सा वो डायग्राम में इंप्रेशन पड़ता है। वैसे भी एक वीडियो आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पूरे 10 चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर बनाने को बोल सकते हैं। देखो राइट हैंड थंब रूल को एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभार आपको पूछेंगे कि व्हाट इज कॉर्क स्क्रू रूल, तो घबराने का नहीं भाई, वो क्या है? राइट हैंड थंब रूल ही है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो रही हैं। सबसे पहला यहाँ पर इफ द करंट passes through the loop, magnetic lines of force are produced at each point on the loop. As we go away from the wire, the concentric circle representing the magnetic lines of force will become bigger and bigger. As we go towards the center of the loop, the circle becomes so big that it is shown by straight line. देख भाई क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पर तुम थे तो एक सर्कल था, अब जैसे जैसे आगे जा रहे हो तो सर्कल बढ़ रहे हैं, और इस सेंटर में आने के बाद ये क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन हो जाता है। स्ट्रेट लाइन हो जाता है मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये इंटरसेक्ट करते, मतलब टच करके जा रहे। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स शोन नियर द पॉइंट्स P and Q only however will be created near each point of the loop. Likewise, each point will produce magnetic field by making, क्या बोला देखो, by making use of right hand thumb rule. Check that every point of the loop contributes to magnetic lines of force center
हाँ, द सेंटर ऑफ द लूप आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या भाई, इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये पॉइंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट प्रोड्यूस्ड करंट थ्रू अ वायर इज डिपेंडेंट ऑन द करंट एज वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट दैट इफ द किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट के ऊपर। जितना ज़्यादा आपका करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट को बढ़ाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो लूप है लूप का एंड नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप इज इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मार्क करना। अब ये देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इन द करंट ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का प्रॉपर्टी आते ही बहुत सिंपल है। सोलेनॉइड रिप्रेजेंट किसको करता है भाई, तो बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जो चीज़ें आपकी बार मैग्नेट में होती है वो यहाँ पर भी होंगी। When a copper wire with resistive coating is wound in a chain of loop like spring, it is called as solenoid। तो ये जब इसको आप ऐसे स्प्रिंग लाइक ऐसे अरेंज करोगे तो ये आपका क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड के बाहर का जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है वो क्या रहता है भाई, नॉर्थ टू साउथ रहता है। लेकिन जब आप अंदर जाओगे तो वो क्या रहता है, साउथ टू नॉर्थ रहता है, और प्लस क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। आगे क्वेश्चन हम मार्किंग करेंगे ये कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। देखो, whenever an electric current passes solenoid, magnetic lines of force are produced। तो सोलेनॉइड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड आर वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। वन ऑफ द ओपन एंड्स ऑफ सोलेनॉइड एक्ट एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अदर एज द मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट डज दिस मीन, तो इसका आंसर इधर है। This means that the intensity of the magnetic field within the solenoid is uniform everywhere. That is, the magnetic field in the solenoid is uniform। मतलब इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है सोलेनॉइड को, ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या, इक्वल है। चलिए इसके आगे देखते हैं, फोर्स ऑन द कंडक्टर। फोर्स ऑन द कंडक्टर का सिर्फ इतना ही पैटर्न आपको याद रखना है। The direction of this force depends on both the direction of the current and the direction of the magnetic field। तो किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका डायरेक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट है डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। किसका, फोर्स का डायरेक्शन। एक डायरेक्शन ऑफ करंट, एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसी के ऊपर आपको क्या दिखता है, देखोगे भाई तो आपको दिखता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको क्या देखो, फोर्स ऑन द कंडक्टर देता है। आपको ये डायग्राम याद रखना है, मिडल फिंगर क्या बताता है, इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, और इसके साथ साथ ये देखो, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड फाउंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड इज परपेंडिकुलर टू बोथ। कैसा है भाई, तो परपेंडिकुलर, ये याद रखना, परपेंडिकुलर है। There is a simple rule relating to this. This is called as Fleming's left hand rule। तो ये एक Fleming's left hand rule का डेफिनेशन है। मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाली, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा Fleming's left hand rule को याद रखते हैं। जब आप ये डेफिनेशन लिख रहे हो तो मेक श्योर आप इसके साथ ये डायग्राम भी चिपका रहे हो। ये आपके आंसर्स को थोड़ा और बोलते हैं ना, वेटेज देता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतने पे ही स्टॉप करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तक के सारे हो चुके हैं। अब इसके बाद का जो भी सेकेंड वीडियो आएगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और ये सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, क्योंकि एक बार आपने अंडरलाइन कर लिया तो फिर बार बार उसको सिर्फ आपको क्या करना है, रीड करना है। जितनी बार रीड करेंगे उतना वो दिमाग में बैठेगा।